गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस वन फिजिक्स फर्स्ट यूनिट एक नया टॉपिक करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को कैसे मापा जाता है, इसके डायरेक्ट मेथड कौन से हैं, जर्नल यूज्ड इनडायरेक्ट मेथड कौन से हैं, और लंबे डिस्टेंस को मेजर करने की प्रैक्टिकल यूनिट और उनकी वैल्यू क्या है। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड मींस जब हम किसी लेंथ को मेजर करते हैं तो दोनों पॉइंट तक हम पहुंच पाए, दे आर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम जो सबसे कॉमन इस्तेमाल करते हैं वो हमारा मीटर स्केल होता है, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में आता है। मीटर स्केल में जो अगर मीटर स्केल की लेंथ 1 मीटर है तो वो 100 सेंटीमीटर में डिवाइड होता है और हर एक सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस स्केल की जो सबसे छोटी लेंथ जो मेजर की जा सकती है, दिस लेंथ इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। मीटर स्केल की जो कम से कम लेंथ जो मीटर स्केल से हम मेजर कर सकते हैं उसको हम नाम देते हैं लीस्ट काउंट। यहां तक का डिस्टेंस आपका 1 सेंटीमीटर है तो ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया 1 सेंटीमीटर का 10वां पार्ट, दैट इज 1 mm। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो आपका आ गया 1 mm, या आप इसको बोल सकते हो 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 to power -1 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको बोल सकते हो 10 to power -3 मीटर, कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको। तो जो मीटर स्केल आप इस्तेमाल करते हो उस मीटर स्केल से हम कम से कम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, दैट इज 1 mm, और यू कैन से 10 to power -3 मीटर। अगर इससे भी कम डिस्टेंस हमने एक्यूरेटली मापना है तो हम इस्तेमाल करते हैं वर्नियर क्लिपर्स का। वर्नियर क्लिपर जो होता है इसका जो लीस्ट काउंट होता है, आप समझना, ये वर्नियर क्लिपर इस एक पार्ट के 1 mm के इस 1 mm का 10वां पार्ट यानी कि 1/10 mm को मेजर करता है। यानी कि इसका लीस्ट काउंट हो गया 10 to power -1 mm। अगर आप इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करोगे तो 10 to power -2 सेंटीमीटर, और मीटर में रिप्रेजेंट करोगे 10 to power -4 मीटर। स्क्रू गेज एक और ऑपरेटर्स एक और इंस्ट्रूमेंट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है, जो कम से कम ये वैल्यू मेजर करता है, वो इस 1 mm का 100वां पार्ट 1/100 mm, यू कैन से 10 to power -2 mm। तो अगर आप इसको यहां लिखोगे 10 to power -3 सेंटीमीटर, और ये आ गया 10 to power -5 मीटर। आई रिपीट अगेन, हम लेंथ को मेजर करने के लिए जिन डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं, उनमें सबसे कॉमन है मीटर स्केल। मीटर स्केल पर सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जो कम से कम वैल्यू मीटर स्केल से हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाती है लिस्ट काउंट, जो 1 mm होता है, जिसको आप 10 to -3 मीटर भी बोल सकते हो। उसके बाद वर्नियर क्लिपर इस 1 mm के 10वें पार्ट तक को मेजर कर सकता है, या 10 to power -4 मीटर बोल सकते हो। स्क्रू गेज की मदद से हम इस 1 mm का 100वां पार्ट मेजर करते हैं, उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वो वैल्यू इतनी हो जाएगी। These are some direct method। ये दोनों वर्नियर क्लिपर और स्क्रू गेज हम आगे समझाएंगे, आप स्कूल की लैब में भी इनको ऑब्जर्व करोगे, एक्सपेरिमेंट भी आपने इनसे रिलेटेड करने हैं। मीटर स्केल आपने कॉमनली यूज किया है। अब हम कुछ इनडायरेक्ट मेथड करते हैं जिसमें हमें एक पॉइंट तक तो हम जा सकते हैं, दूसरे पॉइंट तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। उस केस में कैसे हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो उस तरह के मेथड को हमने नाम दे दिया इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे और कुछ बेसिक सी बातें हम समझेंगे। जो इनडायरेक्ट मेथड जो हम यूज करते हैं उसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक से मेथड करते हैं। पहला जो मेथड है वो है ट्रायंगुलेशन मेथड। इस मेथड में हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं और हम किसी बिल्डिंग, किसी माउंटेन, किसी टावर या किसी ट्री, उनकी हम हाइट मेजर करते हैं। अब यहां भी दो बातें हैं, क्या हम उस बिल्डिंग, उस टावर या उस माउंटेन तक पहुंच पा रहे हैं या उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर हम उस तक पहुंच जाते हैं, मतलब वो हमारे पास एसेसिबल हो,
या हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, इनएक्सेसिबल, उस केस में हम क्या करेंगे? तो बड़ा सिंपल है। सपोज कर लो ये एक बिल्डिंग थी या टावर था या माउंटेन्स थे जिसकी हाइट हमें मेजर करनी थी। हम यहां तक पहुंच पा रहे हैं पर ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं। हम क्या करें? यहां से यहां आ जाते हैं, या आप बोल दो ये दूरी हम मेजर कर लें, ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं मीटर स्केल से। और अगर हम सेकंड की मदद से SEX, इसकी मदद से हम ये एंगल मेजर कर लें, से दिस एंगल इज थीटा, तो हम ये हाइट निकाल सकते हैं। कैसे? तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, जो निकालना था उसको ऊपर रख लें, जो पता है उसको नीचे रख लें। परपेंडिकुलर बाय बेस इज tan थीटा, यहां से h आ गया L tan थीटा। मतलब यदि हमें एंगल पता है जिसको इससे नापेंगे और लेंथ जिसको मीटर स्केल से नाप लेंगे, तो हम उस टावर, बिल्डिंग, माउंटेन्स की हाइट मेजर कर सकते हैं। अगर हम उसके बेस तक नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या करेंगे? जैसे ये हमारे पास कोई माउंटेन्स है या टावर है जिसकी हाइट हमने मेजर करनी, पर हम यहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि रास्ते में रास्ता खराब है या यू कैन से कोई रिवर है। इस तरीके से इतनी दूरी तक ही हम यहां तक जाने पाए, इससे आगे हम नहीं जाने पाए। तो हम इसको यहां से ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और हम ये एंगल नाप लेते हैं, से दिस इज थीटा 1। फिर हम थोड़ा सा आगे चल के आते हैं, यहां पे ये डिस्टेंस हम मीटर स्केल से नाप लेंगे और फिर हम इसको फिर से ऐसे ही देखते हैं। अब हम फिर से इस एंगल को नाप लेते हैं। ये डिस्टेंस मुझे पता थी, ये मुझे नहीं पता थी, ये हाइट मैंने निकालनी थी। वापिस समझो, यदि हम उस बिल्डिंग या उस टावर या उस ट्री के बेस तक पहुंच गए और फिर हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करके उसको देखते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ये डिस्टेंस हम नाप ले, एंगल नाप ले तो हाइट निकाल लेंगे। लेकिन यदि हम उसके बेस तक ना पहुंच पाए तो फिर हम इस तरीके से करते हैं कि जहां भी हैं हम वहां से उसको ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर उसकी तरफ चलेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, फिर उसको देख लेंगे, दोनों एंगल हम निकाल लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करेंगे? तो 10th क्लास में आपने इसको समझा भी होगा। ये देखो, यहां पे D बेस हो गया आपका, H आपकी हाइट हो गई। तो आप यहां से दो तरीके से इक्वेशन बना सकते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस करके बना लो, चाहे बेस बाय परपेंडिकुलर करके बना लो। D by H is cot थीटा 1। यहां से आप D की वैल्यू निकाल सकते हो या आप H की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां से आपके पास D की वैल्यू आ गई H cot थीटा 1। अब आप इस पूरी ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, यहां से लेके यहां तक की को, तो आपके पास बन गया D प्लस L by H is cot थीटा 2। यहां से D प्लस L आ गया H cot थीटा 2। अब आप यहां से D की वैल्यू निकालो, ये आपके पास आ गया H cot थीटा 2 माइनस L, ये भी D है, ये भी D है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो तो आपके पास आ गया H cot थीटा 2 माइनस L बराबर हो जाएगा H cot थीटा 1। L को उधर ले जाओ और L उधर गया तो आपके पास बच गया H cot थीटा 2 इधर आएगा माइनस H cot थीटा 1। L उधर गया, प्लस का हो गया, H यहां से कॉमन निकाल लिया, cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1 इज इक्वल टू L। यहां से आपका H बच जाएगा L बाई cot थीटा 2 माइनस cot थीटा 1। इस तरीके से इनएक्सेसिबल केस में जब हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हमने उसकी हाइट ऑब्जर्व कर ली। ये मेथड 10th में आपने पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसे ही एक और जनरल मेथड है जिसमें हम रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो देखो क्या था, रिफ्लेक्शन मेथड। और उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, पैरेलैक्स मेथड।
अक्सर आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। पहले हम रिफ्लेक्शन मेथड देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन मेथड हो गया, या आपने सोनार भी स्टडी किया था, वो एक ही तरह के मेथड होते हैं। इसकी मदद से पिछले में हमने हाइट निकाली थी, इसकी मदद से हम अर्थ पर ही, पिछले में भी अर्थ पे अवेलेबल चीजों की हाइट निकाली थी, अर्थ पे जो चीजें हैं उनका हम डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? सपोज करो ये कोई बिल्डिंग थी और हमने यहां से ये डिस्टेंस मेजर करना था कि भाई ये डिस्टेंस कितना है, तो हम यहां से कोई साउंड वेव प्रोड्यूस करेंगे, वो साउंड इधर जाएगा, टकराएगा, रिफ्लेक्ट होके वापिस यहीं पर आएगा। सपोज कर लो साउंड की वेलोसिटी थी v, आने और जाने में उसने टाइम लिया t, गया s डिस्टेंस, आया s डिस्टेंस, या d लिखा है तो आने जाने में जो टोटल डिस्टेंस हो गया, आप जानते हो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाई टाइम, d जाते समय लिया, d आते समय लिया, तो यहां से vt हो गया 2d, d आ गया आपका vt बाई 2। यदि आपको v पता है, t पता है, तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये 9th क्लास में इस तरह की चीजें आपने समझी होंगी या 10th में पढ़ी होंगी। अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, पैरेलैक्स मेथड, और अर्थ से बाहर की चीजों का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, जो बॉडी अर्थ के बाहर है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है पैरेलैक्स मेथड। क्या होता है पैरेलैक्स मेथड? देखो, पैरेलैक्स मेथड की को समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आपके सामने जो वाल है आप उसको देखेंगे, दोनों आंखों से देखेंगे। अब आपकी दोनों आंखों के सामने इस तरीके से एक पेन को देखेंगे। अब पेन को और वाल को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखेंगे। एक बार आप लेफ्ट आई क्लोज करके इसकी पोजीशन देखेंगे, एक बार दूसरी आई को क्लोज करके इसकी पोजीशन देखेंगे। जब आप ऐसा करते हो, ना तो आपने सामने वाल की पोजीशन चेंज करी, ना आपने इस पेन की टिप की पोजीशन चेंज करी, लेकिन एक बार इस आंख से देखा, दूसरी बार इस आंख से देखा, तो आपको यह फील होगा कि इसकी पोजीशन बदल रही है। जब हम पीछे वाली वाल के रिस्पेक्ट में इसको देखते हैं, इसी को नाम दिया जाता है पैरेलैक्स। आप ट्राई करके देख सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। आप ऐसे दीवार की तरफ इसको, पेन की टिप को अपनी आंखों के सामने करके देखना, एक बार लेफ्ट आई से देखना, फिर राइट से, ना तो वो पोजीशन बदली ना ये पोजीशन बदली, पर जब आप देखोगे इसको ऐसे ऐसे बारी बारी, तो ये आपको मूव करता ऐसा, इसमें शिफ्ट होता दिखेगा। इस बॉडी की पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में शिफ्ट हुआ विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। जब हमने एक बार इस आंख से देखा, एक बार इस आंख से देखा, मतलब shift in position of object when with respect to background, when observed from different points। जब हम एक बॉडी को अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एक एग्जांपल से हम समझते हैं, यहां पे ये हमारे पास कोई टावर है और ये एक हमारे पास पोल है। अब ये टावर हमसे बहुत ज्यादा दूर है और आप यहां थे, यहां ए पोजीशन पे। आपने एक बार इसको देखा और फिर आपने इसको देखा। अब आपको ये लग रहा होगा ये पोल टावर के इस तरफ है, राइट हैंड साइड में। थोड़ी देर के बाद सपोज करो आप इसको यहां से देखते हो। जब आपने यहां से देखा ये बहुत दूर था, अब आपको ये लगा कि यार ये पोल अब उसके लेफ्ट साइड में आ गया। वापिस समझो, एक बार मैंने इसको इस आई से देखा, फिर दूसरी आई से देखा, तो मुझे इसकी पोजीशन ऐसे शिफ्ट होती दिखाई दी। इस शिफ्ट को ही हम नाम देते हैं पैरेलैक्स। ये जो पैरेलैक्स आया, जिन दो पोजीशन से आपने इस पैरेलैक्स को ऑब्जर्व किया,
उन दोनों पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को हम नाम देते हैं बेसिस। जैसे ये लेफ्ट आई थी, ये राइट आई थी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे मैं नाम देता हूं बेसिस। और इस टिप को मैं देख रहा था, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। क्लियर? पैरेलैक्स मेथड क्या होता है? अगेन, जब हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दूर किसी ऑब्जेक्ट के कंपेयर में बार बार अलग अलग पोजीशन से देखते हैं, तो हमें इस ऑब्जेक्ट की दूर वाले ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती दिखाई देती है। इस चेंज को ही हम पैरेलैक्स नाम देते हैं। जिन दो अलग अलग पोजीशन से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को हम नाम देते हैं बेसिस, और वो दोनों पोजीशन इस पे जो एंगल बनाते थे उसको हमने नाम दे दिया पैरेलैक्स एंगल। आप चाहो तो यहां से छोटी सी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। आप लोगों ने ये पढ़ा था, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। एंगल यहां पे आपका थीटा है, आर्क ये बन जाएगी आपकी, इसको आप नाम दे दो आर एल, और बाई रेडियस। आप चाहो तो यहां से इस रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हो। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? इसकी मदद से हम दूर किसी दूसरे स्टार जो बहुत दूर है उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, या अर्थ पर से मून का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, नियर बाय प्लेनेट का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। तो जरा समझो इसको। डिस्टेंस ऑफ मून कैसे हम मेजर करेंगे, और फिर हम एक नियर बाय स्टार का डिस्टेंस मेजर करेंगे इसी मेथड से। ये हमारे पास इस तरीके से अर्थ होती है। एक बात आप पहले समझ लें, जब आप इस टिप को अपनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के पास रखते हो तो आपको मूवमेंट है वो ज्यादा फील होता है, लेकिन जब ये दूर हो जाता है तो आपको मूवमेंट इसका कम फील होता है। मतलब जब इसको मैं यहां से देखता हूं तो मुझे ये इधर भागता दिखाई देता है, पर इतनी दूर से देखता हूं तो इसका मूवमेंट कम दिखाई देता है। जब हम अर्थ पर से, ये हमारे पास मून है, इसका हमने डिस्टेंस मेजर करना है। सपोज कर लो ये मेरी पोजीशन है ए, अब इसका मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, तो मुझे अर्थ पर से दूर एक ऐसे स्टार को देखना पड़ेगा जिसकी पोजीशन मुझे हमेशा फिक्स महसूस होती है। मुझे कभी ये नहीं लगता कि उसकी पोजीशन बदल रही है। सपोज करो यहां पे कोई स्टार है, फार अवे स्टार। ये स्टार इस मून की तुलना में बहुत ज्यादा दूर है, और ये स्टार मुझे हमेशा यही फील होता है कि बिल्कुल मेरे ऊपर है। इस तरीके से जब मैंने मेरी पोजीशन से इसको देखा तो मुझे यहां फील हो रहा था। अब मैंने यहां से इस मून को देखा तो ये मेरे पास मून था, मैंने ये एंगल मेजर कर लिया से दिस एंगल इज 5:1। अब अर्थ पे मैं यहां से चल के चलता मैं यहां आ गया इस लोकेशन पे। अब देखो, जब आप एक बस में बैठे होते हो, आप 3-4 घंटे चल भी लेते हो, तो भी आपको जब खिड़की से देखते हो तो सूरज ऐसा लगता है उसी पोजीशन पे फिक्स है, क्योंकि उसका डिस्टेंस हमसे बहुत ज्यादा होता है। सेम यहाँ पे था, जब मैंने यहां से इस स्टार को देखा मुझे यहां दिखाई दिया, लेकिन इसके कंपेयर में जब नियर बाय बॉडी को देखा, मून को देखा, मुझे यहां फील हो रहा था। अब मैं अर्थ पे चल के यहां आ गया। अब क्योंकि वो स्टार मुझे बहुत दूर था, मुझे अब भी ऐसा दिखा कि वो अब भी बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर है, वो वही है, उसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन जो मून पहले मुझे इस तरफ दिख रहा था, वो मून अब मुझे इस तरफ फील होने लग गया। ये अगर मैं मेजर कर लेता हूं, दिस इज 5:2। अब यहां से अगर आप ये ट्रिग्नोमेट्री का हिसाब किताब लगाओगे, ये आपका 5:2 हो गया, ये 5:1 हो गया। ये एक ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल में आप जानते हो एंगल होता है, वो होता है आर्क बाई रेडियस। एंगल टोटल बना आपके पास 5:1 प्लस 5:2 आर्क। अब इस पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि ये भी हमसे काफी दूरी पे है, तो ये हमारा जो डिस्टेंस था, इट बिहेव्स लाइक एन आर्क।
इसको हमने लिख दिया ए बी, और रेडियस ये वाला डिस्टेंस। अब आप एक चीज समझें, जब दूरी बहुत ज्यादा होती है तो आर्क, ये जब आप इस तरीके से समझते हैं, यहां से आप यहां आ जाते हैं, तो अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो आप या ये डिस्टेंस आपका बहुत ही कम होता है, उस केस में ये आपको इसकी जो बेंडिंग है वो फील नहीं होती, आप इस डिस्टेंस को स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के बराबर ले सकते हो। तो यहां से मैं रेडियस निकालना चाहूंगा, वो कितनी हो जाएगी, ए बी phi1 plus phi2, and this radius is this distance, या you can say this distance, या you can say this distance, क्योंकि अगर आप इसको ऐसा बना दोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका सिमिलर हो जाएगा। इस तरीके से हम मून का पैरेलैक्स मेथड की मदद से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब अगर हमें किसी फार अवे, मतलब कोई बहुत दूर प्लेनेट था, उसका डिस्टेंस निकालना है, या स्टार का डिस्टेंस निकालना है जो काफी दूर है, अब हम क्या करेंगे, तो देखते हैं क्या करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम उसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए स्टार, किसी स्टार का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो अगेन वी यूज द सेम मेथड, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम बदलाव करेंगे, क्योंकि स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूर होते हैं, और पैरेलैक्स मेथड लगाने के लिए हमने उस बॉडी के कंपैरिजन में और दूर की किसी बॉडी को ऑब्जर्व करना है, देखना है। सपोज कर लो ये हमारे पास सन है यहाँ पे, और ये अर्थ की पोजीशन है, और अर्थ सन के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर काटती है। 6 महीने में यहां से वो यहां आ जाएगी, अगले 6 महीने में 1 साल में अपना चक्कर पूरा करती है। आफ्टर 6 मंथ उसकी ये पोजीशन हो जाएगी, दिस इज द पोजीशन आफ्टर 6 मंथ। अब होगा क्या, मुझे इस स्टार की पोजीशन निकालनी है, ये बहुत दूर है धरती से, तो इसकी यदि मुझे दूरी निकालनी है तो मैं इससे भी दूर किसी और स्टार को देखता हूं, ऐसे स्टार को देखता हूं जिसकी पोजीशन मुझे हमेशा फिक्स दिखाई देती है। सपोज करो वो स्टार मेरा यहां पे है, ये बिल्कुल फिक्स स्टार है, और इस स्टार की जो पोजीशन है वो मुझे हमेशा फिक्स फील होती है मेरी पोजीशन से। जब मैंने इस स्टार को ऑब्जर्व किया और फिर इसके रिस्पेक्ट मैंने इसको देखा, तो ये एंगल मैंने कैलकुलेट कर लिया, से दिस एंगल इज phi1। अब अर्थ रोटेट करती है सन के चारों तरफ, 6 महीने के बाद ये अर्थ यहां आ जाएगी घूम के इस तरफ। जब यहां आ गई, चूंकि ये स्टार मेरे से बहुत ज्यादा दूर था, इवन इस स्टार से भी बहुत ज्यादा दूर था, तो इस स्टार की पोजीशन मुझे हमेशा फिक्स फील होगी, मतलब अभी भी मुझे ये लगेगा कि ये स्टार वही है पहले वाली पोजीशन पे, लेकिन पहले जो मुझे इस तरफ दिख रहा था ये वाला अब मुझे ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। इस एंगल को मैं मेजर कर लूंगा, इट इज phi2। वही कॉमन सा कंसेप्ट है, जब हम किसी बहुत दूर वाली चीज के कंपैरिजन में पास वाली चीज को ऑब्जर्व करते हैं, तो पास वाली चीज की पोजीशन हमें लेफ्ट राइट में शिफ्ट होती दिखाई देती है। यही कंसेप्ट मैंने यहां लगाया है। इस स्टार का डिस्टेंस निकालना था तो इसे दूर वाले स्टार को देखा। आप ये मत समझना कि सर आपने स्टार यहां बना दिया फिर यहां बना दिया, मुझे ये स्टार हमेशा मेरी ही पोजीशन पे, यहां भी मुझे ठीक मेरे ऊपर फील हो रहा था, यहां भी मुझे ठीक ऊपर फील हो रहा था, पर ये इसकी तुलना में डिस्टेंस कम है। जो आपसे ये बताया कि लेफ्ट राइट मूव हो रहा है, वो किसके कंपैरिजन में हो रहा है, दूर वाली बॉडी के कंपैरिजन में। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां से अटैच कर देता हूं, इट इज phi2, इट इज phi1। अब ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, ये डिस्टेंस भी है सन और अर्थ के बीच में, और सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। वो थोड़ी देर में आपको बताएंगे क्या होता है, और फिलहाल आप इसको नाम दे दो, से दिस इज ए, दिस इज बी। अब अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल बनाया phi1 प्लस phi2, आर्क हमारी ये हो जाएगी ए बी इज इक्वल टू रेडियस, और यहां से रेडियस, ये रेडियस बोल दो, चाहे ये बोल दो, चाहे ये डिस्टेंस बोल दो, लगभग ये आपके सेम ही आएंगे। रेडियस यहां से आ जाएगी ए बी
बाई फाइव वन प्लस फाइव टू। और ये जो ए बी है इसकी वैल्यू होती है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अभी बताते हैं क्या होती है 2 AU, ये अभी आप समझेंगे क्या होती है। और बाई फाइव वन प्लस फाइव टू, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। इसका डिस्टेंस कितना, और डिस्टेंस इस रेडियस के बराबर ही होगा।